ज्ञान के दीप जला। गुड मॉर्निंग हरिहर, सभी को सुबह की नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। और करते करते आज हम नवे एपिसोड नदी की तरफ बढ़ चुके हैं। हमने पिछले कुछ एक एपिसोड्स में देखा धरती पर विकास क्रम और विकास की क्या यात्रा रही। उसके अगले क्रम में मिट्टी को समझा, खेती को समझा, और आज हम बात करने वाले हैं इस धरती पर जो सतत पानी का प्रवाह प्रवाह है ना, उसे समझने के लिए नदियों को समझेंगे। ठीक है, तो मैं एक वीडियो आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। वीडियो के अंत में कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगी अवश्य, है ना, इसलिए भी उसे ध्यान से देखते रहिएगा। आइए सुनते हैं कहानी धरती की, और उसमें देखते हैं नदियों के बारे में। सिर्फ पिछली सदी के दौरान ही नदियों से जीवों की 20% प्रजातियां विलुप्त हो गईं। वहीं पानी की तंगी के चलते दुनिया में 250 बड़ी नदियां पतली धाराओं में बदलने लगी हैं। इनमें से कुछ तो समुद्र तक पहुंचने से पहले ही सूख जाती हैं। इधर भारत में गंगा का तल अत्यधिक गाद या सिल्ट के चलते आधा मीटर ऊपर उठ चुका है। कभी सभ्यता के विकास में मुख्य भूमिका निभाने वाली नदियां आज खुद इंसानी दबाव के घेरे में हैं। नदी के आकार लेने के लिए सिर्फ 2 ही शर्तें हैं: पर्याप्त पानी का स्रोत और बहने के लिए प्राकृतिक ढलान। कुछ नदियां ग्लेशियरों या हिमनदों के पिघलने से बनती हैं, तो कुछ झरने, झील या झीर से। प्रारंभ में नदियां बहुत पतली और उथली होती हैं। गुरुत्व बहते पानी को किसी स्थान के सबसे निचले बिंदु की ओर आकर्षित करता है। फलस्वरूप नदियां गहरी घाटियां काटती हुई दुनिया के सबसे निचले बिंदु समुद्र की ओर बहती हैं। भारत में हिमनदों से बनने वाली नदियां भी हैं, जैसे कि गंगा, यमुना व ब्रह्मपुत्र, और झरने झीर से बनने वाली नर्मदा, कृष्णा, कावेरी भी। नदियों के बहाव की दिशा किसी भूभाग की ढलान से निर्धारित होती है। हिमालय से निकल रही नदियां मैदानों के बीच से होकर पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। वहीं बीच के भूभाग में सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलने वाली नर्मदा को ढलान पश्चिम की ओर मिलती है। ये अरब सागर में गिरती है। इसके विपरीत दक्कन पठार से निकल रही कृष्णा, कावेरी पूर्व में बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। पिछले कुछ दशकों के दौरान भारत की नदियों पर दबाव बढ़ चला है। उत्तर में हिमालय की घाटियों के बीच बसा एक राज्य उत्तराखंड। इन्हीं घाटियों में बसा है गढ़वाल, श्रीनगर। अलकनंदा नदी के किनारे बसा एक घना शहर। आबादी के बीच आते ही अलकनंदा के दोनों किनारों पर दबाव बनना शुरू हो जाता है। एक तरफ शहर का सारा अवशिष्ट सीधा नदी में बहता है, दूसरी तरफ नदी के किनारे पाटे जा रहे हैं मलबे से। शहर से थोड़ा ऊपर निर्माणाधीन है एक पन बिजली परियोजना। इसके तहत अलकनंदा की घाटी में एक बड़ा बांध बनाया जा रहा है।
औद्योगिकरण के बाद से नदियों और इंसान के रिश्ते में मूलभूत बदलाव आया। अब नदियां एक संसाधन के रूप में देखी जाती हैं। अब तक दुनिया की 60% नदियां बांधी जा चुकी हैं। उन पर बने बांधों की संख्या 50,000 से अधिक है। कुछ यही हालात भारत में भी बन रहे हैं। बिजली पानी की बढ़ती मांग के चलते हर स्रोत के दोहन की पुरजोर कोशिश हो रही है। पहाड़ों में नदी के तेज बहाव के चलते पनबिजली परियोजनाएं वैज्ञानिकों को आकर्षक लगती हैं। इसी नाते दुनिया भर में पहाड़ी नदियों को बांधे जाने की योजनाओं पर काम हो रहा है। लेकिन बांधों के कई परोक्ष प्रभाव भी होते हैं। वो नदी द्वारा लाई जाने वाली मिट्टी को रोक देते हैं। फलस्वरूप नीचे मैदानों की उर्वरता पर असर पड़ता है। नदी और उसके किनारे पलने वाले कई जंतुओं के जीवन चक्र प्रभावित होते हैं। डूब से जुड़े सवाल तो अलग ही हैं। जगह की कमी के चलते पहाड़ों में मलबा ठिकाने लगाना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यहां ये काम भी नदी को सुपुर्द कर दिया जा रहा है। अलकनंदा के साथ साथ पहाड़ों में नीचे उतरते हुए अगला पड़ाव देवप्रयाग। श्रीनगर के समान नदी पर इंसानी दबाव के चिन्ह यहां भी नजर आते हैं। अन्य पहाड़ी कस्बों और शहरों की तरह यहां भी नाले सीधे नदी में खुलते हैं। लेकिन देवप्रयाग प्रसिद्ध है संगम के लिए। यहां श्रीनगर से आती अलकनंदा दूसरी दिशा से आती भागीरथी से मिलती है। दोनों के मिलन से बनी धारा कहलाती है गंगा। पावन सलिला गंगा। अलग अलग पहाड़ियों के बीच बहने की वजह से दोनों नदियों के साथ बहने वाली मिट्टी भी भिन्न होती है। इसी वजह से उनके पानी का रंग भी एक दूसरे से भिन्न दिखता है। दरअसल नदियां एक कन्वेयर बेल्ट के समान पहाड़ी घाटियों में क्षरण या इरोजन से बन रही मिट्टी को निकालने का सबसे बड़ा तंत्र है। नदियों के लिए पहाड़ी घाटियों की यात्रा उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। ये घाटियां एक जीवंत तंत्र है जहां कई घटनाएं एक साथ आकार ले रही होती हैं। जैसे कि अचानक पहाड़ों में धुंध का गिरना। धुंध एक तरह से संकेत है बारिश के आगमन का। मॉनसून गंगा की घाटी के लिए साल का सबसे सक्रिय कालखंड होता है। ऐसा लगता है मानो सब इसका इंतजार करते हैं। यहां ये पहाड़ तलछटी चट्टानों से बने हैं। लाखों सालों से चल रही प्रक्रियाओं के दौरान वनस्पति यहां गहरी जड़ें जमा चुकी है। धूप, पानी, हवा और पेड़ पौधों की मिलीजुली मार की वजह से इन चट्टानों के क्षरण की गति काफी तेज है। मॉनसूनी बारिश सूख कर यह मिट्टी और ढीली हो जाती है और कहीं कहीं गुरुत्व के सहारे नीचे खिसक आती है, जिसे भूस्खलन कहते हैं। नदियां यहां वहां से गिरती मिट्टी को उठाती बहाती जाती हैं। बहते पानी की गति और आसपास का भूगोल निर्धारित करता है कि नदी कितनी मिट्टी बहा ले जा पाती है अपने साथ। अनुमान के अनुसार गंगा अपनी 2500 किलोमीटर लंबी यात्रा के दौरान करीब 75 करोड़ टन मिट्टी प्रतिवर्ष यहां वहां से उठाती है। इस मात्रा का सबसे बड़ा हिस्सा उसे मिलता है इन्हीं पहाड़ों में मॉनसून के दौरान। घाटियों में नदी के पास फैलने की जगह नहीं होती, इसलिए वो इन्हें काट काट कर गहरा करती रहती है। लेकिन पिछले दशकों के दौरान पहाड़ों में नदी पर पड़ने वाले दबाव बढ़ चले हैं।
जंगलों को काटकर सीढ़ीदार खेत बनाना यहाँ की परंपरा रही है, लेकिन बढ़ती आबादी की जरूरत के चलते बड़े जंगली इलाकों को साफ कर खेत बनाने की दर भी बढ़ चली है। तीखी घाटियों में जंगलों का अधिक कटाव भूस्खलन की घटनाओं को बढ़ावा देता है। लेकिन अब भूस्खलन कृत्रिम रूप से भी पैदा होने लगे हैं। कृत्रिम भूस्खलन आते हैं नई सड़कें बनाने के दौरान। सड़क बनाने के लिए काटी गई मिट्टी को नदी की ओर धकेल दिया जाता है। भूस्खलन के समान ही ये मलबा नीचे की वनस्पति परत को साफ करता जाता है, साथ ही तैयार कर देता है ढलान को अगले भूस्खलन के लिए भी। इधर नदी प्राकृतिक और कृत्रिम रूप से पैदा मिट्टी को लेकर चल पड़ती है मैदानों की ओर। घाटियों में नदी द्वारा लगाए जाने वाले बालू के ढेर दर्शाते हैं कि मानसून में नदी अपनी क्षमता से कहीं अधिक मिट्टी ले जाती है। जहां भी कोने मिलते हैं वो थोड़ी मिट्टी गिराकर अपना बोझ हल्का करती रहती है। मैदानों की ओर पहुंचते पहुंचते घाटियां चौड़ी होने लगती हैं, ग्रेडियंट या ढलान कम होने लगती हैं। ऋषिकेश, गंगा का मैदान में प्रवेश द्वार। मैदान में जगह मिलते ही नदी का पाट चौड़ा होने लगता है। पानी के फैलाव के साथ बहती मिट्टी भी नीचे बैठती जाती है। ये मिट्टी बहुत उर्वर होती है। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान का रिमोट सेंसिंग उपग्रह से लिया गया चित्र है, दूर बंगाल की खाड़ी तक, जहां की ये नदियां समुद्र में गिरती हैं। बीच का पूरा इलाका इन नदियों द्वारा लाई बालुई मिट्टी से भरा है। ये गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान दुनिया के सबसे उर्वर इलाकों में से एक है। हजारों साल पहले शिकारी घुमंतु जीवन छोड़ रहे लोगों ने इन्हीं मैदानों को रहने के लिए चुना। उनके लिए सबसे बड़ा आकर्षण था उर्वर मिट्टी और पानी तक आसान पहुंच। इसी कारणवश दुनिया की सारी सभ्यताएं नदी घाटियों में ही पनपी। अफ्रीका में नील, मध्य एशिया में टिथरिस और यूफ्रेटिस, भारतीय महाद्वीप में सिंधु और चीन में येलो नदी के किनारे। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे तो शहरों कस्बों का पूरा जाल सा बिछ गया था, जो मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा से लेकर धौलावीरा, कालीबंगा, मेहरगढ़ तक फैला हुआ था। कोई 100 साल पहले तक नदियां आवागमन का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता प्रदान करती थीं। जो संस्कृतियां इन इलाकों में विकसित हुईं, उनमें नदी की भूमिका केंद्रीय थी। नदी को दैवीय माना गया, उसे पूजा गया, उसकी बाढ़ को वरदान समझा गया। उत्तम खेती के चलते नदी घाटियों और मैदानों में आबादी का विस्तार भी बहुत तेजी से हुआ और धीरे धीरे नदी पर दबाव भी बढ़ता चला गया। भारतीय महाद्वीप में गंगा का मैदान आबादी का सबसे घना क्षेत्र है। नदियों का सभ्यता से जितना प्रगाढ़ संबंध भारत में है, दुनिया में शायद कहीं नहीं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक नदियां जनमानस में गहरे बैठी हैं। तमिलनाडु, कावेरी के तट पर बसा एक नगर मेट्टूर। अगस्त के महीने में एक दिन हजार लोगों के पांव कावेरी की ओर मुड़ जाते हैं। इस दिन कावेरी के किनारे मनाया जाता है आडी पेरक्कू का पर्व। इस त्योहार का समन्वय इस इलाके में धान की बुआई और कावेरी में भरपूर पानी के होने से है। किसान बेसब्री से कावेरी के भरने की प्रतीक्षा करते थे ताकि धान की बुआई के लिए पर्याप्त पानी हो, सिंचाई के लिए कुएं भरे रहें। इसीलिए यहां नदी को उर्वरता और शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। लोग कावेरी को जीवनदायिनी मानते हैं, जिसका उनके खेती और खुशहाली से सीधा रिश्ता था। इसीलिए साल में एक बार लोग यहां कावेरी का नमन करने आते हैं। शुरुआत में तो ये संबंध सरल रहा होगा,
लेकिन जैसे जैसे संस्कृति का ताना बाना जटिल होता गया, कावेरी की महिमा भी जिंदगी के हर पक्षों में जुड़ती गई। और ये परंपरा इंसान के नदी से बदल रहे संबंधों के बाद भी थमी नहीं है। मेट्टूर में ही स्थित है भारत के सबसे पुराने बांधों में से एक, मेट्टूर बांध। बिजली उत्पादन के अलावा इसे पानी को एकत्र रखने के लिए बांधा गया था, ताकि उसे प्रबंधित तरीके से लंबे समय तक किसानों को उपलब्ध कराया जा सके। इधर पानी की उपलब्धता ने उद्योगों को भी इस शहर की ओर आकर्षित कर लिया, लेकिन बांध अपनी अपेक्षा पर खरे नहीं उतर पाए। दुनिया भर में बांध आज नदी के दोहन का जरिया बन चुके हैं। उद्योगों, बढ़ती आबादी, कृषि की जरूरत के चलते कई जगहों पर तो नदी की हर बूंद को निचोड़ लिया जाता है। जहां बांधों की संख्या बढ़ती जा रही है, नदियां सूखने के कगार पर आन पहुंची हैं। ये हालात दुनिया की सबसे बड़ी नदियों के बनते जा रहे हैं। ब्राजील की अमेज़न, चीन की येलो जैसी कई नदियों की कई धाराएं तो समुद्र में पहुंचने से पहले ही सूख जाती हैं। मेट्टूर में कावेरी की पुरानी धारा। बांध के पहले कावेरी यहां से बहा करती थी। अब ये धारा कारखानों और शहर का प्रदूषित जल ले जाने का काम करती है। आगे जाकर प्रदूषण की ये धारा मुख्य कावेरी में मिल जाती है। उधर उत्तर भारत में गंगा पर दबाव और भी ज्यादा बन चुका है। पिछली सदी के दौरान गंगा के किनारे बसाहट तेजी से बढ़ी है। आज गंगा भारत के सबसे घनी आबादी वाले शहरों कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना और कोलकाता से होकर गुजरती है। मैदानों में शुरुआती बिंदु से ही इस पर दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी सही तस्वीर दिखाई पड़ती है वाराणसी में। वाराणसी गंगा के तट पर बसा एक घना शहर, एक प्राचीन नगरी जो गंगा के साथ विकसित संस्कृति की साक्षी रही है। गंगा के किनारे बसे इस शहर की आबादी 15 लाख से ऊपर है। शहर के कई हिस्सों में आबादी का घनत्व 1 लाख व्यक्ति प्रति किलोमीटर तक चला जाता है। प्रसिद्ध है यहां के गंगा के घाट। श्रद्धालुओं के लिए यह शहर जन्म और मरण के चक्र से भी जुड़ा हुआ है। उन्नीस में गंगा एक्शन प्लान के तहत गंगा का सफाई का अभियान यहां शुरू हुआ था। दरअसल गंगा के किनारे बसे कई शहर अपना सीवेज बिना साफ किए सीधे गंगा में डाल देते थे। अध्ययनों में यह पाया गया कि गंगा के प्रदूषण का 80% कारण यह बिना साफ किया गया मलमूत्र है। गंगा एक्शन प्लान के तहत इसी सीवेज को साफ कर नदी में बहाना था, ताकि नदी प्रदूषण मुक्त हो सके। वाराणसी में लगे पंपों की क्षमता करीब 12 करोड़ लीटर सीवेज को साफ करने की थी। घाट पर ही लगे हैं गंगा एक्शन प्लान के पंप। बाद में हुए शोधों से पता लगा कि ये पंप बिजली ना होने आदि की वजह से पूरी तरह काम नहीं कर पाते थे। साथ ही ये तकनीकी तौर पर भी सक्षम नहीं थे प्रदूषित पानी को साफ करने में। इसी बीच शहर की आबादी में भी काफी बढ़ोतरी हुई। आज शहर से करीब 20 करोड़ लीटर सीवेज निकलता है, जो घाटों पर ही सीधे नदी में गिरता है।
इसी तरह गंगा किनारे बसे 145 शहर भी सीवेज का एक बड़ा हिस्सा बिना साफ किए सीधे गंगा में बहा देते हैं। गंगा में रोजाना बिना साफ किए बहाए जाने वाले सीवेज की मात्रा 130 करोड़ लीटर के पास बैठती है। गंगा एक्शन प्लान की तर्ज पर बनाए गए अन्य नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के प्लान भी नाकामयाब सिद्ध हुए हैं। यकीनी तौर पर भारत की नदियां आज दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में शुमार हो चुकी हैं। दूसरी तरफ भारतीय नदियों पर श्रद्धालुओं का दबाव भी काफी बढ़ चला है। एक अनुमान के अनुसार वाराणसी में इन घाटों पर रोजाना 60,000 लोग स्नान करते हैं। तीज त्योहारों पर लोगों की संख्या लाखों तक पहुंच जाती है। नदी के किनारे ही बने हैं शमशान घाट। शमशान घाटों से हर महीने 15,000 टन राख सीधे नदी में बहाई जाती है। श्रद्धालु मानते हैं कि गंगा जल पवित्र और स्वच्छ है, लेकिन हकीकत में गंगा की हालत यहां बदतर हो चुकी है। वाराणसी में गंगा के आगमन बिंदु पर फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया की तादाद प्रति 100 ml 60,000 आंकी गई है। और जब नदी शहर में 7 किलोमीटर का सफर कर आगे बढ़ती है तो इसी बैक्टीरिया की तादाद प्रति 100 ml 15 लाख तक पहुंच जाती है। फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया पानी में मलमूत्र की मात्रा को इंगित करता है। दरअसल नदी एक मिलीजुली व्यवस्था होती है। शुरुआत में यह पतली होती है, रास्ते में अन्य नदियां नाले उसमें मिलकर उसकी पानी की मात्रा बढ़ाते हैं। उसका रास्ता चौड़ा होता जाता है और तमाम दबावों का सामना कर अंततः वो समुद्र में समा जाती है। ये है सुंदरबन डेल्टा, जहां गंगा नदी तंत्र बंगाल की खाड़ी से मिलता है। नदियां आज अपने अस्तित्व के सबसे अधिक दबाव भरे दौर से गुजर रही हैं। इंसान शायद भूल रहा है उसकी सभ्यता के विकास का नदियों से सीधा नाता है। ये पानी का असीम स्रोत है, खेती के लिए मिट्टी लाती हैं और धरती की बहुमूल्य जैव विविधता को पोषती हैं। आज जरूरत है एक अभियान की जो नदियों को लेकर हमारी सोच में परिवर्तन कर सके। गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्ते। जिन लोगों ने नया ज्वाइन किए हैं, देखा किस तरह की क्या स्थितियां हैं नदियों की। और ये वीडियो जानते हैं 30 वर्ष पुराने वीडियोस हैं। तो अभी आप कल्पना करिए कि वास्तव में क्या स्थिति होगी नदियों की, है ना। जो भी लोग सुन रहे थे, देखते हैं उन्होंने कितने ध्यान से सुना। ये बताइए कि कौन सी दो नदियां मिल करके गंगा नदी बनती हैं, कौन सी दो धाराएं साथ में आती हैं तो गंगा नदी का निर्माण होता है। बताइए, दो नदियां हैं जो साथ में आती हैं जिससे गंगा नदी बनती है। कौन है वो गेस? दीदी, हाँ बताइए अंकल जी। अलकनंदा और भागीरथी हरिद्वार में मिलती है और गंगा नदी का वहां पे गंगा मिलती है। नदी वहां से उद्गम, मतलब वहां से उसको गंगा नदी कहते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए गंगा के किनारे लगभग कितने शहर बसे हुए हैं? ये बहुत सूक्ष्म बात थी। 115 शहर वैसे हैं। आवाज नहीं किसी की। रणछोड़ भाई बताना चाहते हैं? 165 145 है ना, लेकिन आप काफी करीब आपने 65 145 145 शहर बसे हुए हैं जी, है ना।
मैं ऐसा कह रही हूँ कि आपने काफी करीब का गेस किया और आपने शायद काफी ध्यान से सुना होगा, लेकिन उसमें शब्द बोला था 145 शहर बसे हुए हैं। हो सकता है, संभावना है छोटे बड़े और मिलाते मिलाते 30 सालों में घनत्व और बढ़ गया हो और कुछ छोटे मोटे चीजें निकल आई हो, ये भी हो सकता है। ये बताइए कि 30 साल पहले बनारस शहर में क्या कहा गया था, कितना व्यक्ति प्रति किलोमीटर घनत्व है ना? जब हम बात कर रहे थे कि इतना अधिक दबाव शहर के ऊपर पड़ रहा है, नदी के ऊपर पड़ रहा है। 1 लाख व्यक्ति प्रति किलोमीटर, आप कल्पना करिए तो 1 लाख व्यक्ति 1 किलोमीटर में रह रहा है ना? ऐसा शहर की स्थिति है। बाबा जी दर्शन में कई जगह पर कहा हुआ है, मैं उसको कोट कर रही हूँ कि जो संसाधन जिस मात्रा में उपलब्ध हैं, विज्ञान पूर्वक समझ पूर्वक उनका अध्ययन करके उसी अनुपात में उनका उपयोग करना, यही समझदारी है ना? और अब आपने देख ही लिया क्या स्थितियां हैं, और हम सभी थोड़ा बहुत तो घूमे हुए हैं और हम देखते हैं कि नदियों के ऊपर वास्तव में कितना दबाव बना हुआ है। इस बार मैं जुलाई की हाँ, जुलाई महीने में लगभग मेरा पंजाब और हिमाचल के साइड जाना हुआ, और मैंने अपनी आँखों से देखा, चूँकि रास्ते काट-काट के वो कुछ एक नया पूरा नया, मुझे लगता है, रास्ता ही कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। 2 लेन्स की जगह 4 लेन्स, 4 की जगह 8 लेन्स, इस तरह का कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और उसके चलते इतना मिट्टी का कटाव मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा, और मिट्टी का कटाव जिस तरीके से हो रहा था वो भयावह लग रहा था। और एक लंबे रास्ते, लगभग मुझे लगता है करीब 150 किलोमीटर, मैंने पठानकोट से लेकर के हम जा रहे थे उत्तरांचल में, बीर की तरफ जा रहे थे। इस रास्ते में कम से कम 150 से 200 किलोमीटर मैंने इस भयावह कटाव को रास्ते में देखा। पूरी, मतलब जो पानी बह रहा था, जो नदियाँ बह रही थी, वो एकदम लाल हो चली थी। सुंदर, आपको एक बात बताती हूँ कि व्यवस्था वास्तव में कितनी खूबसूरती से काम करती है। जो हमारे पेड़ों की जड़ें होती हैं ना, पेड़ों की जड़ें, उनके पास पानी तो उपलब्ध रहता ही है ना? एच और ओ, है ना? 2 परमाणु उपलब्ध रहते हैं, और वातावरण में जो नाइट्रोजन होती है उस रूप में उन्हें नाइट्रोजन की उपलब्धता भी रहती है। इस तरह से पेड़ के ही भीतर, है ना, पेड़ में ही HNO3 नाइट्रिक एसिड नाम के एक केमिकल का, जो कि बहुत कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में उस केमिकल का निर्माण होता है जड़ों में, किसी भी पेड़ की जड़ों में। ये कॉन्सेंट्रेट HNO3 नाइट्रिक एसिड इतना कॉन्सेंट्रेट होता है जिससे आप अपने संडास को साफ कर लेते हैं, उससे भी अधिक कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड पेड़ की जड़ों में से निकलता है, खास करके उन पेड़ों की जड़ों में से जो कि पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ये बहुत सुंदर घटना है अपने आप में। ऐसा इसलिए होता है कि पेड़ों की जड़ें जो जिन्हें पहाड़ के अंदर अपने आप को भेदना है ना? उस पाताल लोक से पानी उन्हें चाहिए। बहुत थोड़ी मात्रा में, बहुत मिलीलीटर की मात्रा में वो थोड़ा-थोड़ा उसकी जड़ें फेंकती जाती हैं, और इस विधि से जो पहाड़ होता है ना, उसको काटती चली जाती हैं और अपनी जड़ों को उसके भीतर भेदती चली जाती हैं। इस विधि में जो पहाड़ में जो थोड़ा-थोड़ा क्षरण होता है ना, ये इतने छोटे और फाइन मॉलिक्यूल ये मिट्टी बनाते चले जाता है ना? और इस तरीके से ये धूल का एक निर्माण होते चले जाता है, क्योंकि पेड़ की जड़ उसमें बहुत कॉन्सन्ट्रेट नाइट्रिक एसिड डाल रही है, और ये इसी तरह से अंदर भेदते जड़ पानी को प्राप्त कर लेती है। तो ये है जड़ों का योगदान, है ना? और जड़ें साथ-साथ क्या कर रही हैं, जितना एक तो पानी के साथ-साथ तरह-तरह के पोषक तत्व, है ना, ऐसे डिसॉल्व कर कर के ले करके आ रही हैं। इस विधि से उस जड़ में, है ना, वो जड़ जो है वो एक पाइपलाइन जैसा काम कर रही है कि पानी के साथ घुले हुए प्रकार, है ना, बहुत प्रकार के पोषक तत्व ऊपर चले आ रहे हैं, और ऊपर चले आ रहे हैं, और इस तरह से वो कहाँ पर पहुँच रहे हैं? पत्तियों में पहुँच रहे हैं। फिर देखिए ऋतुओं का चक्र है, और ऋतुओं का चक्र भी बड़ा सुंदर है। एक समय के बाद हर पेड़-पौधा अपनी पत्तियों को ज़मीन पर गिरा देता है। तो देखिए वो जो जो तत्व, जो एलिमेंट जो एकदम नीचे कहीं पहाड़ में कहीं थे, है ना? पहाड़ में एकदम सॉलिड फॉर्म में थे,
वो धीरे-धीरे पत्तियों में, और पत्तियाँ फिर नीचे ऊपर गिर करके, और एक समय के बाद पत्तियाँ बन जाती हैं खाद, है ना? बड़ी उपजाऊ मिट्टी। इस फॉर्म में वो मिट्टी बन जाते हैं, खाद बन जाते हैं और धरती की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो पाएँगे कि सतत एक खनन चल रहा है, प्राणावस्था, पदार्थावस्था और जीवावस्था के जो सुंदर एक संगम है ना, एक जो सुंदर तालमेल है, ये लगातार मनुष्य के लिए जो आवश्यकीय संसाधन, आवश्यकीय एलिमेंट, आवश्यकीय पदार्थ हैं, चुन-चुन करके, है ना, उसको ऊपर ला रहे हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है, मिट्टियों पानी का नियम है ना, ऊपर से नीचे की तरफ बहना पानी का नियम है। चूँकि पानी अपने इस नियम का निर्वाह कर रहा है ना, ऊँचाई से ढलान की तरफ बह रहा है। बहने के कारण ही तो इतनी सारी नदियाँ बनी, और नदियाँ पूरे देश-प्रदेश को सींचते हुए समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं। तो देखिए वो नदियाँ क्या कर रही हैं, सारी जो है ना अति उपजाऊ मिट्टी जिसको ये तैयार कर रहे हैं, उन्हें एक कन्वेयर बेल्ट की तरह लेती चली आती हैं, है ना? तो और खूब सुंदर समतल मैदानी इलाकों का निर्माण करती हैं। मिट्टी को हर साल बाढ़ के रूप में, है ना, हमने कल देखा था, बाढ़ के रूप में क्या करती हैं, मिट्टी उपजाऊ करके चली जाती हैं। अब ये विडंबना ही है कि विज्ञान के द्वारा इतनी समझ होने के बावजूद, है ना, पता नहीं समझ है कि नहीं है, प्रयोजन समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन हम जिस तरह से नदियों को एक नदियों को संसाधनों की तरह देख रहे हैं, और संसाधन कैसा कि उसे खत्म करके छोड़ेंगे, है ना? तो ये एक विडंबना ही है कि हम ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण कर रहे हैं जहाँ पर हम किसी भी चीज़ को जानते हुए भी, है ना, उसका कहीं पर भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो बाबा जी ने सूत्र लिखा है, जो संसाधन प्रकृति में जिस अनुपात में उपलब्ध हैं, है ना, या उपलब्ध होने की उनकी हमारे पास एक साइकिल है। साइकिल के द्वारा उसका कैलकुलेशन भी हो सकता है, होता ही है ना? तो उसी आधार पर उनका इस्तेमाल करना आवश्यक है। नहीं तो समस्याओं से ग्रस्त हो जाना बिल्कुल संभावी है, और संभावी क्या है, हमारे केस में तो प्रत्यक्ष है। ठीक है? तो देखिए पेड़, जड़ें, है ना, पानी, सब चीज़ें बड़ी सुंदर, मुझे इतनी सुंदर एक एक सुंदर गाना है ना, ये आसमान, ये बादल, हर एक चीज़ है अपनी जगह ठिकाने में। है ना? बहुत दिनों से शिकायत नहीं ज़माने से। ऐसा लगता है जैसे एक सुंदर तंत्र सा बना हुआ है, पहाड़ हैं जो ऊँचे बने हुए हैं, वहीं पर सबसे अधिक पेड़ हैं, है ना? पहाड़ों से टकरा कर ही बादल जो है वहीं बारिश कर देते हैं। वहीं की जड़ें हैं जो कि मिट्टी को ऊपर लेके आ रही हैं, फिर पहाड़ों से पानी अपने आप नीचे की तरफ आता है, लोगों को सींचते हुए, पेड़ पदार्थ प्राणावस्था को पोषण देते हुए, सब नीचे की तरफ चला आ रहा है, और अंत में आकर के समुद्र में मिल गया। वापस अपने स्रोत की तरफ चीज़ मुड़ गई, और फिर बादलों का बनना भी सतत चल ही रहा है ना? अस्तित्व नित्य वर्तमान है, और एक जो नित्य ये जो व्यवस्था है, व्यवस्था को ठीक से समझ ना पाने के कारण हम व्यवस्था में विश्वास पूर्वक जी नहीं पाए हैं। ये मनुष्य की छाती का बहुत बड़ा पीपल है। चलिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियोस देखना मज़ेदार लग रहा होगा, और अब हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं जीवन विद्या एक परिचय पुस्तक को, है ना? सामान्य जानकारी के आगे अब जीवन का स्वरूप हम अध्ययन कर रहे हैं। जीवन में कौन-सी क्रियाएँ हैं, है ना? उन क्रियाओं की क्या स्थिति में हम पहुँचे हैं, इन सब बातों का अध्ययन चल रहा है। चलिए, तो मैं जो लोग पहली बार इन चीज़ों से गुज़र रहे हैं, मैं चाहती हूँ सभी लोग थोड़े नोट्स बनाएँ, है ना? जीवन का स्वरूप इसको थोड़ा याद कर लीजिए, अगर हो सकेगा तो कल मैं जीवन परमाणु का चित्र बना कर के भी एक बार इसको फैसिलिटेट करूँगी आपके लिए, ठीक है? आज थोड़ा-सा जीवन का स्वरूप पढ़ते हैं। चलिए। जीवन का स्वरूप, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा का अविभाज्य स्वरूप जीवन है। ये कभी अलग-अलग होते नहीं हैं। इसी का दूसरा नाम है गठन पूर्णता, है ना? 61 अंश का ये परमाणु, जिसे जीवन परमाणु कहा है, इसके अलग-अलग परिवेश को हमने नाम दिया है। जो मूल में है, पहला अंश उसका नाम आत्मा, उसके आगे 2 अंश के रूप में बुद्धि, और उसके आगे 8 अंशों को चित्त कहा गया,
है ना, और उसके आगे 18 वृत्ति के और मन के 32 अंश। इस तरह की जो संरचना है, जो गठनपूर्ण परमाणु है, जिसमें इस अस्तित्व का दृष्टा होने की क्षमता विद्यमान है, उसे हम जीवन परमाणु कह रहे हैं। हम ज्ञानावस्था की इकाई जीवन और इस शरीर का संयुक्त रूप है। ठीक है, तो अब जो अध्ययन है वो हम भीतर की तरफ मुड़ रहे हैं। जीवन के स्वरूप का अध्ययन यहाँ से शुरू होता है। मन के 2 कार्य रूप हैं, है ना। तो ये जो हमारे पास 5 स्थान है, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, ये जो परिवेश हैं, 4 परिवेश के रूप में मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि दिखाई पड़ती है ना। इसमें हर एक जगह पर प्रत्येक परिवेश में 2 कार्य हो रहे हैं। वो क्या क्या है? मन के 2 कार्य रूप हैं, चयन और आस्वादन, है ना। वृत्ति के भी 2 कार्य रूप हैं, तुलन और विश्लेषण। चित्त का 2 कार्य रूप है, चित्रण और चिंतन। बुद्धि के 2 कार्य रूप हैं, ऋतंभरा अर्थात संकल्प और बोध। और आत्मा के भी 2 कार्य रूप हैं, प्रामाणिकता और अनुभव। मैं चाहती हूँ जो भी सुमन भाभी और जो भी नए लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, नोट्स में लिखिए कि हमारे पास हर एक स्तर पर क्या क्या 2 कार्य रूप हैं। इस तरह से 5 स्थानों पर, 5 परिवेशों में हम कुल मिला के हर एक परिवेश की 2-2 क्रिया के रूप में 5 दूनी 10, इसे कह रहे हैं। ये 10 क्रियाओं के रूप में हर जीवन सतत कार्यरत है। सतत मतलब लगातार कार्यरत है, मतलब सतत ये क्रियाएं, है ना, ये सतत इस क्रिया के लिए लगा हुआ है, सतत इस क्रिया के लिए जीवन में शोध चल रहा है। ठीक है, ये 10 क्रियाओं के रूप में हर जीवन सतत कार्यरत है। ये 10 क्रियाएं करते हुए जीवन भ्रम या जागृति के रूप में प्रमाणित होते हुए पाया जाता है। कई बार हमें ये ऐसा डाउट लगता है कि हमारी कुछ क्रियाएं अभी एक्टिव नहीं है, मतलब वहां पर कुछ गति नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। ये 10 क्रियाएं करते हुए जीवन भ्रम या जागृति के रूप में जैसी समझ रहती, उस समझ को ही प्रमाणित करते हुए पाया जाता है। भ्रमित अवस्था में संवेदनशीलता से अनुप्राणित रहता है और 10 क्रियाओं में से जीव चेतनावश 4.5 क्रिया ही कार्यरत रहते हैं। कल मैंने आपको समझाया था 4.5 क्रिया कौन सी? तो मन में चयन आस्वादन, वृत्ति में तुलन विश्लेषण, और चित्त में जो चित्रण क्रिया है। इस प्रकार से कुल 5 क्रियाएं सक्रिय रहती हैं। किस स्थिति में? जब हम 4 विषय और 5 संवेदनाओं में जी रहे हैं। पर इन 5 में से सिर्फ जो हमारे पास तुलन है, तुलन की 6 विधियां हैं। 6 विधियों में से प्रिय हित लाभ और अगली 3 है न्याय धर्म सत्य। तो 4 विषय 5 संवेदनाओं में ये ही प्रिय हित और लाभ में जीने के कारण इस क्रिया को हम आधा मानते हैं। इस अर्थ में 4.5 क्रियाओं में मनुष्य जीता हुआ पाया जाता है। इसे अनुप्राणित कौन करता है? भ्रमित अवस्था में संवेदनशीलता से अनुप्राणित रहता है। और 10 क्रियाओं में से जीव चेतनावश 4.5 क्रिया ही कार्यरत रहते हैं। बाकी क्रियाओं को समझने की वस्तु रहती नहीं है, इसलिए जीवन में अंतर्विरोध बना ही रहता है। हमारी अधिकतम जो क्रियाएं हैं, जो हमें 10 क्रियाओं में जीना है ना, लेकिन जी कहाँ तक पा रहे हैं? केवल 4.5 क्रिया में जी पा रहे हैं। इस विधि से, इस कारण से अंतर्विरोध सतत बना रहता है ना। तो बाकी क्रियाओं को समझने की वस्तु रहती नहीं है। तो यदि वस्तु आ जाए तो वस्तु ये जैसे जैसे आती है और समझ में आती है, वैसे वैसे जीवन में अंतर्विरोध भी विदा होता जाता है। ये सब हम अपने आप में ही देख सकते हैं, है ना, ऐसा घटता ही है। ये 4.5 क्रियाएं हैं: चयन, आस्वादन, विश्लेषण, चित्रण एवं आधा तुलन। आधा तुलन अर्थात प्रिय हित और लाभ दृष्टि के आधार पर जो तुलन है, इसे यहाँ पर आधा तुलन कह रहे हैं। चयन, आस्वादन संवेदनशीलता के आधार पर होती ही है ना। संवेदनशीलता अर्थात शरीर की विधि से, है ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की रुचि के आधार पर जो चयन और आस्वादन हो रहा है, उसे कह रहे हैं संवेदनशीलता के आधार पर ये होता है। हाथ, पैर, नाक, कान, आंख, जीभ आदि को अच्छी लगने वाली वस्तु को अपनाते हैं और खराब लगने वाली वस्तु को छोड़ देते हैं।
इसे ही हम अनुकूलता प्रतिकूलता में जीना भी बोलते हैं। संवेदनशीलता के पक्ष में ही तुलन नाम की क्रिया करता है, प्रिय हित लाभ के रूप में। ये दृष्टियां हैं, इसी के अर्थ में विश्लेषण कर लेता है और इसके लिए चित्रण क्रिया को भी संपादित कर लेते हैं, है ना। क्या अच्छा लगेगा ऐसी कल्पना करके, है ना, किसी आस्वादन किसी मेमोरी के आधार पर कोई चीज का चयन कर लेते हैं, उस वस्तु को, है ना, पहले मन में उसकी कल्पना कर लेते हैं, फिर वास्तव में साकार रूप में भी ले आते हैं, है ना। इस कुल मिलाकर इंद्रिय संवेदना को ही जीवन मानते हुए हम जीने के लिए तत्पर हो गए हैं। इसी का नाम है भ्रमित जीवन। इससे अंतर विरोध होता ही रहता है। ये ठीक है या गलत है, या ज्यादा है या कम है, इस तरह का सारा संकट मानव के सामने रखा ही रहता है। इस तरह 4 विषय 5 संवेदनाओं में जीने के कारण, है ना, हम जीते तो हैं, आस्वादन के हिसाब से चल लिया थोड़ा, है ना, कोई स्मृति हमारे दिमाग में है, उस आधार पर चीजें बनाते रहते हैं, खाते रहते हैं, भोगते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अतृप्ति लगातार बनी रहती है। यह अतृप्ति इस बात का द्योतक है, इस बात का सूचक है, इस बात की तरफ इशारा है कि हम इससे कुछ अधिक के लिए बने हैं। सारा संकट मानव के सामने रखा ही रहता है। मानसिकता आदि मानव जैसी ही है। प्रिय हित लाभ, जहां से 10,000 साल पहले, जहां से 1 लाख साल पहले हमने शुरुआत की थी, मानसिकता में उस विधि से कोई बदलाव नहीं हुआ। प्रिय हित लाभ विधि से तब भी तुलन विश्लेषण चल रहा था, आज भी प्रिय हित लाभ विधि से ही तुलन विश्लेषण चल रहा है। लेकिन उस प्रिय हित लाभ विधि से इस तुलन विश्लेषण को चलाने के फलस्वरूप क्या हो गया है, वस्तुएं ज्यादा हो गई हैं। मानव मानसिकता के लिए और जो 5.5 क्रियाएं हैं, उन्हें जागृत होने की आवश्यकता है, वह समझदारी से जागृत होती है। इसी का नाम है अध्ययन क्रिया। इसी को हम कह रहे हैं अध्ययन करना। अध्ययन के फलस्वरूप क्या होता है, तर्क जैसे जैसे पूरा पकड़ में आता है ना, वृत्ति के स्तर पर, है ना, भास के साथ आभास की क्रिया पूरी होने लग जाती है, और हम प्रिय हित लाभ से सहज ही न्याय धर्म सत्य के आधार पर तुलन करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। और इस विधि से एक समय के पश्चात, है ना, चित्रण से चिंतन क्रिया भी एक्टिव हो जाती है। एक्टिव मतलब सही दिशा में वो काम करने लग जाती है, और उसके आधार पर आगे बोध, और उसके आधार पर आगे अनुभव होने की बात इस दर्शन में कही गई है। 5 संवेदना और 4 विषयों को पहचानने निर्वाह करने के लिए 4.5 क्रियाएं पर्याप्त हैं। इसी में मानव पशु व राक्षसवत जीता है। ठीक है, तो 5 संवेदनाओं और 4 विषय में अधिकतम क्या है, तो पशु और राक्षस मानव की विधि से ही जी सकते हैं। मानवत्व रूप में जीना केवल 4.5 क्रियाओं से बनता नहीं। तो कितना भी हम इन क्रियाओं का अध्ययन कर लें, प्रिय हित लाभ में जीते हुए मानव का कितना भी अध्ययन कर लें, है ना, हम जो हमारी परम आकांक्षा है ना, सुख शांति संतोष आनंद पूर्वक जीने की, ये पूरी होने वाली नहीं है। ठीक है। मानवत्व रूप में जीना केवल 4.5 क्रियाओं से बनता नहीं, उससे संतुष्टि होती नहीं। अब जो मूल मुद्दा जीवन की सभी 10 क्रियाओं को व्यवहार में प्रमाणित करना ही जागृति है। तो कुल मिला के मूल मुद्दा यही है कि भाई अब इन बातों को छोड़ो, इनसे कुछ निकला नहीं। कचड़े को कितना भी मथ लीजिए, है ना, उसमें से मक्खन निकलने वाला नहीं है। तो 4.5 क्रियाओं का अध्ययन, इन्हीं की चर्चा, इन्हीं की बातें, है ना, इन सबको करने से कुछ निकलने वाला नहीं है। तो बाबा जी का एक आह्वान है कि मूल मुद्दा भैया ये है कि 10 क्रियाओं को व्यवहार में प्रमाणित करना है ना, इस विधि से जागृति को प्रमाणित करना है। प्रमाणित करना अर्थात परंपरा को बनाना है ना। तो कह रहे हैं यहाँ पर तृप्ति होगी, इस बात का आश्वासन है। थोड़े भाग को प्रमाणित करने से जागृति वाली बात बनती नहीं है। जैसे शरीर स्वस्थ है तो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय सटीकता से एक दूसरे के तालमेल से कार्य करते रहते हैं। यदि इसमें से हाथ काम ना करता हो, पैर काम ना करता हो, तो लूला लंगड़ा ही कहेंगे। ऐसी 10 क्रियाओं में जीने की संभावना, ऐसी प्रतिभा हम में है। 10 क्रियाओं में से कार्यक्रम 4.5 क्रियाओं के लिए जो बने हुए हैं, इस विधि से हम लूले लंगड़े लूले लंगड़े हमारा अस्तित्व है। ठीक है, उसको स्वस्थ आदमी कहेंगे नहीं। जागृति तब तक नहीं हो सकती जब तक जानने मानने क्रिया को हम पहचानने निर्वाह करने की क्रिया के साथ
जोड़ नहीं पाएंगे, है ना। जानना मानना के साथ पहचानना और निर्वाह करना। कुछ चीजों को हम जान मान रहे हैं लेकिन उसमें पहचानना और निर्वाह करना नहीं हो पा रहा है, यह भी हमारी मूर्ताएं और विवशताएं हैं। एक आपको छोटी सी सुंदर बात बताती हूँ, कल कल ही घटने वाली घटी ये बात। तो मैं और जनक हम लोग यहाँ एक स्मृति वन करके एक बहुत बढ़िया स्मारक बनाया गया है, और वहाँ हम घूमने गए, और स्वाभाविक सी बात 4-5 घंटे करीब हम लोग बाहर रहे होंगे। उस क्रम में हमने यही सोचा था बाहर ही कुछ खाना खा लेंगे, और बाहर कुछ खाना खाने गए और वहाँ हमने कुछ समोसे ऑर्डर किए। समोसे ऑर्डर किए तो एकदम जले हुए समोसे उस कैंटीन वाले जो व्यक्ति था उसने कुछ बना करके हमें दे दिया। मैंने थोड़ा बहुत उसको बस टेस्ट करने के अर्थ में खाया, उसके बाद उसे छोड़ दिया। अब हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं था जो अनपैकेज फूड ना हो, तो इसलिए हम लोगों ने आलू के चिप्स खरीद लिए। फिर हम लोगों ने कुछ ऐसे ही पीने के लिए कुछ लीची का जूस खरीद लिया जिसमें भर भर के शुगर पड़ी हुई थी, तो उसको हमने खैर खा लिया। फिर चलते रहे। शाम को जब हम वापस आए तो मैं और जनक आपस में चर्चा कर रहे थे कि देखो ये है स्थिति हमारी, हमारी मूढ़ताएं और हमारी विवशताएं। इस विषय पे आजकल हमारे हमारे दोनों के बीच में ये चर्चा काफी होती रहती है कि भोजन में जो मूल्य है वो क्या है, पोषण है ना। भोजन में पोषण मूल्य को हम जानने मानने के अर्थ तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन पहचानने निर्वाह करने की क्रिया के लिए जो अवेयरनेस हमें चाहिए और जो व्यवस्थाएं हमें चाहिए, हम वहां तक पहुंचे नहीं हैं। जब भी हमें सेलिब्रेशन होता है तो सेलिब्रेशन का मतलब होता है ईटिंग द जंक फूड, गोइंग आउट एंड ईटिंग द जंक फूड। तो हम यही इस बात को देख रहे थे कि जागृति तब तक नहीं हो सकती जब तक जानने मानने की क्रिया को हम पहचानने निर्वाह करने की क्रिया के साथ जोड़ नहीं पाते। कुछ चीजें जान रहे हैं, उसमें से जानने के फलस्वरूप बहुत सारी बातें मान भी जाते हैं कि हाँ भाई इसमें पोषण है, इसमें पोषण नहीं है। लेकिन पोषण कब कहाँ उसको पहचानना और उसे सतत निर्वाह करने के लिए, है ना, इस पहचानने निर्वाह करने के अकॉर्डिंगली ही ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी करना, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है ना। अभी जिस तरह का एडवर्टीजमेंट, जिस तरह की सामाजिक और पारिवारिक और व्यक्तिगत मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं के आधार पर हम जीने जाते हैं, तो वहां पर ही जाकर के हमारा सिस्टम टूट जाता है ना। तो ये एक छोटा सा चर्चा का विषय हमारे बीच में कल रहा। तो देखिए, चलिए, अभी तक संवेदनाओं को पहचानने निर्वाह करने की क्रिया विधि के साथ ये 4.5 क्रियाओं को हम सब प्रमाणित कर दिए हैं। तो संवेदनाओं के आधार पर जीना, है ना, इसको हम अधिकतम जितना बेहतर जी सकते थे सब कुछ हमने करके देख लिया है ना। घर के आहार निद्रा भय मैथुन शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 4 विषय 5 संवेदनाओं को वेरियस परमिटेशन कॉम्बिनेशन बना के हमने जी लिया है ना। भोजन घर पे बैठ के करना, भोजन को किसी नाव में बैठ के करना, भोजन को उड़ते हुए करना, ये अधिकतम हम जितनी संभावनाएं खोज सकते थे ऐसा सब कुछ हम कर चुके हैं। इससे संतुष्टि मानव में हुई नहीं, होगी भी नहीं, है ना, क्योंकि 10 क्रियाओं के लिए हमारा सिस्टम बना हुआ है और 10 में से हम लूले लंगड़े विधि से 4.5 क्रिया में जी रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो भाई अभी तक संवेदनाओं को पहचानने निर्वाह करने की क्रिया विधि के साथ ये 4.5 क्रियाओं को हम सब प्रमाणित कर दिए। आगे की क्रिया व्यवहार में प्रमाणित होती है। ठीक, तो अभी आगे की जो क्रियाएं हैं, कौन सी, जो 5.5 क्रियाएं हैं, न्याय धर्म सत्य विधि से तुलन का होना, और उसके आगे चिंतन क्रिया, चिंतन के आगे बोध संकल्प अनुभव और प्रामाणिकता। ये सब क्रिया कहाँ प्रमाणित होगी, तो व्यवहार में प्रमाणित होगी। व्यवहार कहाँ है, मानव मानव के बीच व्यवहार की घटना घटती है। मानव मानव के बीच जो नियम है उसका नाम न्याय है ना। न्याय कर पाना ही व्यवहार कर पाना है। अच्छा, अब ये सब घटेगी मानव मानव के बीच में, और मानव का अध्ययन अभी तक हुआ नहीं है ना। खैर अभी हो गया है, मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद विधि से हो गया है। ठीक है, तो यही जागृति का आधार है। यह जानने मानने की विधि से ही हो, जान गए, मान गए, और उसी फलस्वरूप जो हम जानने मानने के फलस्वरूप जो हमने व्यवस्थाएं खड़ी करी हैं, जो हमने शिक्षा को खड़ा किया है, इस विधि से पहचानना और निर्वाह करना भी हो पाएगा। और जब ये हो पाएगा तो मनुष्य सुखी ही होगा।
ठीक है, चलिए, यह जानने मानने की विधि से ही होगी। मानवेतर संसार पहचानने निर्वाह करने के क्रम में नियमित रहता है। तो कह रहे हैं कि जो मानवेतर संसार है, अर्थात पदार्थावस्था, प्राणावस्था और जीवावस्था, इनके, है ना, पहचान करने और निर्वाह करने में कोई गड़बड़ दिखाई पड़ती नहीं। पर हमारे भीतर देखें तो जान कुछ रहे हैं, मान कुछ रहे हैं, पहचान कुछ पा ही नहीं रहे हैं, निर्वाह तो क्या ही करेंगे। ऐसी स्थिति में हम रहते हैं। तो हम वहां पर नियमित नहीं है। नियमित अर्थात नियम से तंत्रित नहीं है ना। नियम से तंत्रित ना होने के फलस्वरूप हमारा आचरण निश्चित नहीं रहता है। तो आचरण निश्चित ना फल रहने के फलस्वरूप हम दुखी बने रहते हैं। नियम के अनुसार कार्य करता है और इस विधि से ही व्यवस्था है। संवेदनशीलता पूर्वक जीने की जो पराकाष्ठा है, पराकाष्ठा अर्थात चरम सीमा, जो अधिकतम हो सकता था, संवेदनशीलता पूर्वक जीने की जो पराकाष्ठा है, वह जीव संसार में पूरा हो जाता है। यदि संवेदनशीलता में ही अंतिम मंजिल होती तो मानव के होने की जरूरत ही नहीं बनती है। और बात बहुत सुंदर है कि अस्तित्व में निष्प्रयोजन की कोई स्थिति नहीं है। तो यदि ज्ञानावस्था की इकाई आई है तो प्रमाणित होगी अवश्य। इससे हौसला भी होता है। पूरे अस्तित्व में संपूर्णता में एक तालमेल, एक सूत्रता, पूरे अस्तित्व में संपूर्णता में एक तालमेल, एक सूत्रता, एक संगीतमयता पूर्वक व्यवस्था का स्वरूप है। हर गति, हर स्थिति, हर अवस्था एक सार्थकता सूत्र से जुड़ा ही है ना। इस अस्तित्व में निरर्थक कोई चीज नहीं है। अगर हम किसी वस्तु को निरर्थक कह रहे हैं या मान रहे हैं, इसका मतलब है अभी इसके प्रयोजन को हम ठीक ठीक जान पाए नहीं हैं। ठीक है। हर गति, हर स्थिति, हर अवस्था एक सार्थकता सूत्र से जुड़ा ही है। सार्थकता क्या है? व्यवस्था में आचरण होना और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना, है ना। ये सहजता से समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना, किसी दबाव पूर्वक नहीं करना, है ना। इसको कह रहे हैं यह सार्थकता है। जीवन जब जागृत होता है, अनुभव और प्रामाणिकता मूलक हमारा बोध संकल्प होता है, अर्थात आत्मानुगामी हो जाती है बुद्धि, है ना। तो उसे क्या कह रहे हैं? अनुभव और प्रामाणिकता मूलक हमारा बोध संकल्प होता है। मतलब अनुभव और प्रामाणिकता जो आत्मा की क्रियाएं हैं, उनके नियंत्रण में, है ना, उनके द्वारा गाइडेड, उनके द्वारा निर्देशित क्या है हमारा बोध और संकल्प। और उसी के अनुरूप में, मतलब उससे फर्दर, उससे क्या गाइडेड है? चिंतन और चित्रण क्रिया। चिंतन, इस प्रकार के चिंतन चित्रण से क्या गाइडेड है? आगे हमारा तुलन और विश्लेषण, और इस प्रकार आगे चयन आस्वादन, और उसके बाद शरीर के द्वारा, है ना, मानव के बीच में होने वाला व्यवहार, है ना, मानव और प्रकृति के बीच में होने वाला व्यवसाय, यह सब नियंत्रित दिखाई पड़ता है। यह सब निश्चित आचरण के रूप में दिखाई पड़ता है। फिर यही सब व्यवस्था के रूप में प्रमाणित होता है ना। उसी आधार पर तुलन, विश्लेषण और चयन आस्वादन होता है। अभी हम संवेदनशीलता को सर्वोपरि मूल्यवान मान करके हर विचार, हर योजना को तैयार करते हैं, जबकि जागृति में मूल्य और मूल्यांकन होता है। तो मूल्यांकन करने की ताकत भी मनुष्य में नहीं है। संवेदनशीलता में जीते हुए, 4.5 क्रिया में जीते हुए, हम बहुत सारे श्रम का मूल्यांकन कर ही नहीं पाते। उदाहरण के लिए, प्रकृति के श्रम का मूल्यांकन ठीक ठीक नहीं कर पा रहे हैं, है ना। जबकि जागृति में मूल्य और मूल्यांकन ही आता है। यही जागृति का व्यावहारिक स्वरूप है। संवेदनशीलता मूलक विधि से हमने जीने की कला को विकसित करने का काम पूरा कर लिया है। जीने की कला अर्थात जो सर्वाइवल के लिए जितनी कलाएं, जितनी जो भी चीजें चाहिए थी, है ना, इन 4.5 क्रियाओं में पूरी हमने कर ली है। अब इससे अधिक की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारा टाइम है ना, इसे हम किस दिशा में लगाएं, उसके लिए यहाँ से दिशा मिलती है। तो संवेदनशीलता मूलक विधि से हमने जीने की कला, सर्वाइवल के लिए जितना भी विकास चाहिए था, वो सब पूरा कर लिया है। अब आगे की विधि जो है वो क्या है? संज्ञानशीलता। संज्ञानशीलता अर्थात अनुभव प्रामाणिकता, है ना। इस तरह से आत्मा की जो क्रिया है वो उससे फर्दर हमारा बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, है ना, चालित हो जाए। इस विधि से हम इसको जीना कहते हैं संज्ञानशीलता पूर्वक जीना। एक सूत्र भी है, संज्ञानशीलता में संवेदनाएं क्या है? नियंत्रित हैं, और नियंत्रण, है ना, नियंत्रण के रूप में ही व्यवस्था का प्रमाण है। ठीक है।
तो इस विधि से जीने के लिए जो जरूरत की वस्तुएं हैं वे मानव को छोड़कर बाकी संसार है, जिसमें जीव, वनस्पति और पदार्थ संसार है। इन तीनों को आदमी ने कैसा उपयोग किया आप सबको विदित है। ये भी बात बहुत सुंदर है कि मास एक्सटिंक्शन, है ना। देखिए, एक्सटिंक्शन इस धरती पर बहुत बार हुआ, लेकिन जो मास एक्सटिंक्शन जो अभी मैन मेड है या मनुष्य के द्वारा जिसका कारण हम मनुष्य हैं, है ना। और हम मनुष्य में भी कारण क्या, जो भ्रम है, जो हमारा अंधकार, जो हमारा अहंकार है, जो हमारी नॉलेज, जो हमारे अंदर जो ज्ञान विवेक का ना होना है, उसके कारण जो एक्सटिंक्शन हो रहा है, ये बिल्कुल भी, है ना, हमारे पक्ष में नहीं है। ठीक है, तो इन तीनों को आदमी ने कैसा उपयोग किया, इसको हम सब देख सकते हैं। इसमें कैसे ज्यादा से ज्यादा सफल हुए हैं, ये भी विदित है। हम ये सब सफलता के लिए किसी को विफल होने की बात करते हैं तो असंतुलन होता है। हमने अभी तक जो सुविधा संग्रह का काम किया है, उसमें धरती तंग हो गई है। धरती को बचा पाना संभव है कि नहीं, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। इस क्रम में जो कुछ भी अपराध धरती पर कर रहे हैं, उसको रोकना ही पड़ेगा और अपराध विहीन विधि को समझना पड़ेगा। इस बात का दबाव मनुष्य के ऊपर पड़ ही रहा है। उसके लिए अभी जितनी भी विज्ञान की बात किए हैं अथवा कला और शिक्षा में प्रवेश हो चुकी है, इससे अपराध मुक्ति नहीं हो सकता। इसमें डूबने की जगह है, इसमें धरती को नाश करने की जगह है, मानव एक दूसरे को तंग करने की जगह है। अभी तक हम बड़े बड़े राज्य मिलकर के कोई सभा बना दिए हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसमें बहुत से सम्मेलन हुए, पर आज तक यह निर्णय नहीं हो पाया कि सामरिक शक्ति अधिकार इस संघ में होना चाहिए या राष्ट्रों में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, है ना। समर अर्थात युद्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कमाल की बात है कि आज भी हम इसी विधि से लड़ते हुए, है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना, या सर्वाइवल ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द कंट्री विच हैज द मोस्ट मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स, है ना। जो सामरिक शक्तियां, जो युद्ध के लिए जो ताकत चाहिए, जिनके पास अधिक है, उन्हें हम आज भी ऐसा मान रहे हैं। ये जीव विधि से जीना ही है। इस प्रकार शिक्षा के लिए हर वर्ष में 4 बार समीक्षा होती है, पुनः विचार, पुनः समीक्षा, किंतु आज तक यह नहीं तय हो पाया कि मानव के लिए सुखद शिक्षा क्या होना चाहिए। बचपन से मैंने अध्ययन किया है कि हर मानव संतान सही करने का इच्छुक रहता है, न्याय पाने की आवश्यकता उनमें रहती है, सत्य वक्ता होता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वैसे वैसे झूठ बोलना आ जाता है, क्योंकि हम वातावरण ऐसा बनाए हैं कि झूठ बोले बिना रहा नहीं जाता। बच्चे को सिखाते भी हैं कि बेटा ज्यादा सच बोलोगे ना, जिंदगी में ये जी नहीं पाओगे, दुनिया बहुत खराब है ना। कई बार, है ना, एक बार की बात, मैं बच्चों को जब पढ़ाती थी, आज से 8-10 साल पहले की बात होगी। एक माता जी हमारे पास आई, कंप्लेंट किया उन्होंने। एक बार आई, उन्होंने कंप्लेंट किया कि हमारा बच्चा झूठ बोलता है ना। और एक बार कुछ समय के बाद आई, 2 महीने बाद करीब आई होंगी, और उन्होंने हमको कंप्लेंट किया कि, तो मैंने बच्चे से बात किया कि बेटा सच बोलना चाहिए माता पिता के साथ, है ना, और सच बोलना चाहिए, इन जनरल सच बोलने का प्रयास करना चाहिए। यदि सच कैसे बोला जाए ये समझ में नहीं आ रहा, तो किसी से बात कर लेनी चाहिए और उसे फिर उस सही विधि से बोलना चाहिए। ऐसी बात हुई, 2-2.5 महीने घटे, उसके बाद हमारे पास वो पेरेंट वापस आए और बोले, मैडम हमारा लड़का एकदम मूर्ख है, निरा मूर्ख है, बिल्कुल भी इसके अंदर स्मार्टनेस नहीं है, जहां देखता है वहीं वहीं हर जगह सच बोल देता है। अब मैडम इस बार, अब आप इस बच्चे को ये समझाइए कि झूठ कैसे बोला जाता है ना। तो ये मेरे जीवन की एक बड़ी मतलब एक हंसी आती है मुझे इस घटना पर, कि माता पिता ये चाहते हैं कि बच्चा सच तो बोले, लेकिन केवल हमसे बोले, है ना, सबसे सच ना बोलने लग जाए। बच्चा बेचारा कंफ्यूज हो जाता है, और उसका जीवन कैसा हो जाता है, ये सब तो हम अपने स्वयं की जिंदगियों से जानते ही हैं, है ना। तो देखिए, है ना, झूठ बोले बिना रहा नहीं जाता। व्यापार में झूठ समाया ही हुआ है, राज्य शासन में झूठ है, शिक्षण में सच्चाई उभरती नहीं है, तो इस ढंग से आदमी कहाँ जाएगा। इस तरह से मानव परिस्थितियों से बाध्य होकर तद अनुसार व्यवहार व दिनचर्या को बनाता है। बहुत छोटी उम्र में हम बच्चे को बढ़िया कंफ्यूज कर लेते हैं। इस तरह मानव किसी लक्ष्य तक पहुंचा नहीं और ना पहुंच सकेगा। सभी बड़ी बड़ी संस्थाएं, राज्य संस्थान, सभी में बड़े बड़े प्रोजेक्ट पड़े हैं, पर हम संकट से छूट नहीं पाए हैं। इस संकट से छूटने की आवश्यकता तो है, किंतु वह केवल तभी होगा जब आदमी समझदार होगा, और यह जब भी होगा, इस एक विधि से जीना होगा, वह है मानवीयतापूर्ण आचरण। मूल्यांकन, इसका संबंध सह अस्तित्व विधि संबंध सह अस्तित्व सहज विधि से है। इसके लिए हम आपको कोई प्रयोगशाला नहीं बनाना है।
ना कोई युद्ध करना है। संबंध के लिए प्रयोजन को अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में जानना मानना जरूरी है। ये कितनी सुंदर बात है। संबंध के लिए प्रयोजन को अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में जानना मानना जरूरी है और उससे पहचानना निर्वाह करना बन जाता है। जानना मानना जितना तगड़ा होते जाता है, पहचानना निर्वाह करना भी बन ही जाता है ना। और ऐसा बनने के फलस्वरूप अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्थाओं को पहचानने के फलस्वरूप, संबंध के लिए प्रयोजन को पहचानने के फलस्वरूप सही व्यवस्थाओं को खड़ा करने में हम सब सक्षम हो जाएंगे। जानना मानना किसका होता है? तो प्रयोजन का ही होता है। जैसे मैंने कहा ना, भोजन में किस चीज को पहचाना हमने? पोषण को पहचाना। तो यही जानना और मानना है। तो भोजन में जब हम मूल्य को पहचान लेते हैं तो उसी का फिर आगे निर्वाह करना बनता है। संज्ञानशीलता मतलब जानना मानना और संवेदनशीलता मतलब पहचानना निर्वाह करना। ये भी दो विधि से इसको हम समझ सकते हैं, है ना। बिना प्रयोजन के जाने माने पहचानने निर्वाह करने में भटकाव होता ही है ना। प्रयोजन को जानना मानना नहीं हुआ अर्थात संज्ञानशीलता नहीं हो पाई, तो संवेदनशीलता क्या है? नियंत्रित हो नहीं पाती। पहचानना निर्वाह करने में भटकाव बना रहता है, कंफ्यूजन बना रहता है, भ्रम बना रहता है ना। जैसे धरती के संबंध में प्रयोजन को जानने में चूक गए। धरती के संबंध में जो प्रयोजन है उसको जानने में चूक गए। कल जिस जगह की मैं बात कर रही हूँ, इतना सुंदर उसको बनाया गया। जब भी आप में से कोई भी लोग भूल जाएं तो अवश्य उस जगह को देखने जाएं। वहां 3D और बड़े बड़े स्क्रीन लगा करके धरती के विकास क्रम की प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझाया है। मैं और जनक हमने बात किया कि यदि इस कहानी को थोड़ा सा प्रयोजन के साथ जोड़ दिया जाए तो ऐसा मतलब आप जब बैठते हैं ना तो ऊपर से लेकर के नीचे तक आपके पैर तक, है ना, इतनी बड़ी वो स्क्रीन है। आप ऊपर से नीचे तक देखते हैं और आपको ऐसा लगेगा जैसे जैसे बाबा जी ने चीजों को देखा होगा ना ध्यान में संयम काल में बैठ करके, वैसा ही आपको ऐसा लगेगा कि ठीक हमारे सामने भी वही कहानी चल रही है। तो बना तो बड़ा सुंदर लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा खड़ा कर लिया है, लेकिन जो कहानी है वो प्रयोजन से जुड़ नहीं रही है। इसलिए सारी कहानियां टूटी फूटी कहानियां हैं। तो हम सभी का ये दायित्व भी है कि हम इस तरह की बातों को आगे, उन बातों को भी प्रचार प्रसार करें, उन बातों पर चर्चा करें। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं क्योंकि आज मैंने काफी पीछे से पढ़ना शुरू किया। जैसे धरती के संबंध में प्रयोजन को जानने में चूक गए, पर्यावरण के प्रयोजन को जानने में चूक गए, जिसके कारण धरती और पर्यावरण की समग्रता को समझ नहीं पाए और मानव जाति ने धरती का भट्टा बैठा दिया। इसको भली प्रकार से समझने के लिए आवश्यकता है कि इस धरती पर मानव परंपरा रहना है, उसके लिए कैसे करवट लिया जाए, उसके लिए ही यह प्रस्ताव है। देखिए, ये प्रस्ताव किसके लिए है? यह प्रस्ताव है इस धरती पर मानव परंपरा के बने रहने के लिए, मानव परंपरा में मानवीयता के आ जाने के लिए, है ना। भ्रमित होने के कारण इंद्रिय संवेदनाओं के लिए मानव का जीना हुआ, ना कि संज्ञानीयता पूर्वक जीता हुआ, है ना। तो भ्रमित होने के कारण स्थितियां यही हैं कि हम अपने आप को 4 विषय 5 संवेदनाओं से नियंत्रित पाते हैं और ऐसा ही, है ना, जानना मानना जो कुछ हुआ थोड़ा बहुत टूटा फूटा, उसके आधार पर पहचानना निर्वाह करना के रूप में जी नहीं पाते हैं, है ना। तो संज्ञानिता पूर्वक जी नहीं पाए, जिससे मानव को तृप्ति नहीं मिली। अतृप्त आदमी जो जो करना है वह कर ही देता है। अतृप्ति को तृप्ति में लाने का कुल काम है। इसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं जागृति, है ना। तो अतृप्ति से तृप्ति की तरफ जो यात्रा है, इसका नाम है जागृति पथ, इसका नाम है अध्ययन, इसका नाम है जागृति क्रम। तृप्ति आएगी समझदारी से, यही तृप्ति का नित्य स्रोत है। जीवन कभी मरता नहीं, जीवन में समझदारी आती है, तृप्ति आती है तो वह निरंतर ही रहेगी, है ना। तो इसी के लिए एक शब्द है निधिध्यासन, जिसको हम बोलते हैं ना, चिंतन क्रिया के स्तर पर ही होता है। नित्य जिस चीज का अध्यास हो जाए, अर्थात जो हमें समझ आ गई है वो नित्य है और स्थिर है, इसका नाम निधिध्यासन है। इस रूप में जीवन में समझदारी आती है, तृप्ति आती है तो वह निरंतर ही रहेगी। ये सभी बातें हम देख चुके हैं। इस आधार पर यह प्रस्ताव है, समझदारी सर्व मानव का अधिकार है।
है ना? और कर्तव्य भी है। समझदारी के लिए जो कार्यक्रम है, जो क्रिया है, जो करना है, वह हमारा कर्तव्य भी है। हर व्यक्ति इसका शोध कर सकता है, ऐसा मेरा सोचना है। मानव जाति अपने भावी क्षणों का निर्माता समाधानपूर्ण विधि से वैभवित हो सकता है। प्राण कोशिकाएं जब मिट्टी में मिल जाती हैं तो उर्वरक बन जाती हैं। आहार को आहार के लिए ये व्यवस्था प्रकृति सहज है। कितनी सुंदर बात है। आहार को आहार के लिए ये व्यवस्था प्रकृति सहज है। प्राकृतिक रूप में उर्वरक यही वस्तु है। प्राण कोशिकाएं बनती हैं और प्राण कोशिकाओं से रचित रचनाएं पुनः विरचित होकर मिट्टी में मिल जाती हैं। इन्हें उर्वरक कहते हैं। धरती में जितनी भी उर्वरकता की आवश्यकता है, वह सब स्थापित होने के बाद ही मानव को इस धरती पर अवतरण होने का अवसर मिला है। मानव जब से पैदा हुए जंगल पर टूट पड़ा। जंगल पर टूटते टूटते विज्ञान युग आ गया तो खनिज पर टूट पड़ा। खनिज और वनस्पति दोनों जब अपने अनुपात से अधिक शोषण होने के फलस्वरूप धरती में उर्वरकता का जो स्रोत था वह कम हो गया है। सब में प्राण वायु भी, है ना? अब वैज्ञानिक जो खाद बनाकर सोचते हैं हम संसार का कल्याण करते हैं, इस बारे में हमारा सोचना है कि प्राकृतिक रूप में जो व्यवस्था है उर्वरक बनने की, उसी से इस धरती की उर्वरकता बच सकती है। धरती की सतह को जिस चीज की जरूरत नहीं है, नदियां उसे समुद्र में ले जाकर दे देती हैं। तो अब संतुलन कैसा बना? झाड़ वनस्पति ये सब धरती की सतह पर सघन रूप में रहने की स्थिति में ही ये सब चीज संतुलित रहेगी। ठीक है, तो और किसी विधि से संतुलन आएगा नहीं। ठीक है, बढ़िया। तो आज के लिए इतना ही। हाँ छोटू अंकल जी जी कहिए। बढ़िया रहा। 2 दिन के जो वीडियो थे, कल खेती के बारे में था और आज नदियों हाँ का और मानव संस्कृति के बारे में। जी मेरे ख्याल से ये 2 वीडियो जो है और साथ में परिचयात्मक विश्लेषण आपका और बाबा जी का जो कथन है, मुझे लगता है कि काफी ग्रुपों में प्रसारित करना चाहिए। आम ग्रुप भी हों तो भी लोग समझ सकते हैं और इस चीज को लेके अपना समाधान की ओर बढ़ सकते हैं, ऐसे मुझे लगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और इन बातों पर एक सतत निरंतर चर्चा होने की आवश्यकता है। मैं अच्छा, कल शुक्रवार का दिन है और मेरे मन में ऐसा विचार है, मैं थोड़ा पूछूंगी। मैं चाहती हूँ कुछ वरिष्ठ अध्ययनकर्ताओं को बुलाया जाए और उनके साथ अध्ययन प्रक्रिया कैसी है इसको थोड़ा समझने का प्रयास किया जाए। कुछ उनकी भी कहानियां सुनी जाए, उनसे कुछ मार्गदर्शन लिया जाए। इस क्रम में उम्मीद करते हैं कल हम किसी को बुलाएंगे हमारे साथ यहाँ पर चर्चा करने के लिए। ठीक है। दूसरी बात ये कि मुझे स्वयं ऐसा लगता है कि एक लंबा समय लगता है बात को कई बार, क्योंकि हम जिस विधि से जीते आए हैं, जिस तरह का समाज के द्वारा हमें जो भी समझ उपलब्ध हुई है ना? समझ तो उपलब्ध नहीं हुई, ना समझी ही उपलब्ध हुई है। उस क्रम में जब तक हम एक लंबे समय तक कुछ बातों को करते नहीं है, उन बातों को चर्चा में नहीं लेकर के आते, जन चर्चा में नहीं लेकर के आते, हम वास्तव में उन बातों की गहराई को नहीं समझ पाते। ऐसा मैंने अपने भीतर में देखा। एक कई बातों को मैंने बार बार पढ़ने के फलस्वरूप अब मैं पाती हूँ उन बातों की गहराई, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे भीतर बैठती जा रही है, बैठती जा रही है ना? तो इस क्रम में भी जो नए लोग जो अध्ययन में जुड़े हुए हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि एक लंबे समय तक किन्हीं बातों को सुनना, जैसे पानी है ना, एक लगातार उसकी एक बूंद पड़ने से पत्थर पे भी निशान हो जाता है ना, उस विधि से भी इस दर्शन को लगातार सुनते रहना बहुत आवश्यक है। इसमें नियमितता बहुत आवश्यक है ना? तो बस इसी विचार के साथ आज के लिए इतना ही और आपसे मुलाकात होगी कल सुबह। उम्मीद करते हैं किसी वरिष्ठ अध्ययनकर्ता को हम बुला कर लेकर के आएंगे। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।